हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो के मामले पर पीडीएम ने अब से कुछ देर पहले सख्त मज़ामत करने और इस तनाज़े को मुल्कगीर सतह पर उठाने का फैसला करते हुए कहा है कि अदलिया को अपना एतमाद अपने किरदार से बहाल करना होगा। मौलाना फजलुर रहमान काफ़ी सख्त ज़ुबान यहाँ पर इस्तेमाल करके, लेकिन असल सवाल ये है कि इल्ज़ामात चूँकि काफ़ी संजीदा लगे हैं तो उसकी तहकीकात तो होनी चाहिए, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू और भी है। जिस तरीके से हुकूमत साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के डिफेंस में सामने आ गई है, क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं? बैरिस्टर अली जफर साहब से सुनते हैं। आप इस पे फैसला नहीं कर सकते, हम तो अपनी एक कर सकते हैं, एक पोजीशन ले सकते हैं कि आगे जाके क्या होगा और किसको इसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए या नहीं। मेरी नजर में ये हुकूमत का काम नहीं और हुकूमत को इसमें इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत। यानी बैरिस्टर अली जफर साहब जो कि सेनेटर हैं, तहरीक इंसाफ की लॉयर टीम के बड़े अहम सीनियर रहनुमा रुकन तस्वर किए जाते हैं, लेकिन इस सूरत हाल में नाज़रीन बतौर रियासत के अहम सतून हुकूमत की एक और भी बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर रियासत के एक दूसरे सतून से मुतालिक कुछ इल्ज़ामात उठे हैं या मामलात की गैर जानिबदाराना इंक्वायरी की अगर ज़रूरत पेश आए तो क्या हुकूमत को ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और साथ ही आज हुकूमत ने एक और इंकशाफ भी किया कि हालिया दिनों में कुछ कॉन्फ्रेंसेस, एक इस्लामाबाद और एक लाहौर में हुई, उसको बाकायदा आज काबीना की मीटिंग में डिस्कस भी किया गया और ये कहा गया कि उसको बैरूनी फंडिंग हासिल। हफ्ता हमने देखा एक सीरीज ऑफ सेमिनार्स की गई, पहले लाहौर में की गई, फिर एक इस्लामाबाद में भी एक सेमिनार किया गया और वो भी पता चला कि दोनों जो थे वो फॉरेन फंडिंग से किए गए। इनके पीछे भी फॉरेन फंडिंग थी, उसके पीछे भी फॉरेन फंडिंग थी। और आज काबीना में डॉक्टर शीरी मज़ारी ने ये मुतालबा भी किया है फॉरेन ऑफिस के साथ कि जो इसके जो डोनर्स हैं उनको सेक्शन 41 वियना कन्वेंशन के तहत जो है उनके ऊपर बातचीत की जाए। क्या ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं, कितनी हकीकत है और काबीना में आज इस पर क्या बात हुई, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली मोहम्मद खान साहब, पहले तो क्या इस बात के कोई सबूत पेश किए गए काबीना में कि जी ये जो कॉन्फ्रेंसेस हुई, खुसूसन आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के हवाले से, बड़ी एक हाई प्रोफाइल वो कॉन्फ्रेंस है, बड़े हाई प्रोफाइल लोग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक उनमें शरीक हुए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उनमें शरीक हुए, तो क्या इस पर बात क्या हुई और अब क्या कार्रवाई आगे की जाएगी? क्योंकि फवाद साहब कह रहे हैं कि सेक्शन 41 ऑफ वियना कन्वेंशन की भी बात हुई इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, जो फॉरेन फंडिंग मुबैना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया आदिल शाहजेब साहब। पहले तो मैं ये बता दूं कि जो काबीना की मीटिंग होती हैं, अंदर की जो भी प्रोसीडिंग होती है वो प्रिविलेज्ड होती है और वी आर नॉट सपोज टू डिस्क्लोज दैट। जो चीज़ें पब्लिक आती हैं वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब उसको डिस्कस करते हैं, तो जो उन्होंने बात की है वही हुकूमत का मौक़िफ़ है। मैं सिर्फ इसमें इतना कहूँगा कि जो ये वाक़या हुआ है मोहतरम साबिक चीफ जस्टिस साहब के हवाले से, तो ये बात की जा रही है कि हुकूमत क्यों डिफेंस में आई है। उसमें दो बुनियादी वजूहात हैं आदिल साहब। पहली बात तो ये है कि उसमें बेशक बात मोहतरम साबिक चीफ जस्टिस साहब साकिब निसार साहब के बारे में की गई है, लेकिन उसमें ज़ाहिर है अगर वो बात जो वहाँ की गई है अगर वो सच होती तो उसके तो फिर बेनिफिशरी हम होते, तो हमारा तो जवाब बनता है। दूसरा, देखें, हुकूमत जो है वो रिस्पॉन्सिबल एक ऑर्गन है स्टेट का, जिसने बवक्ती ज़रूरत अगर वो जुडिशरी है या कोई और आर्म ऑफ द स्टेट है, मिलिट्री है या कोई भी और है, तो आपने उस पर अगर गलत अटैक होगा तो वो तो नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते जज साहिबान या मिलिट्री के लोग या सिविल ब्यूरोक्रेसी के लोग, हुकूमत वक्त करती है। और आप इससे एग्जांपल को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर कोई जज है, उसकी सिक्योरिटी इस्लामाबाद में आईसीटी करती है, जो इंटीरियर मिनिस्ट्री के नीचे आती है, वजारत दाखिला, वजीर दाखिला जो है वो काबीना में बैठते हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि अगर साबिक चीफ जस्टिस साहब या अदालत उज़्मा या किसी भी मोहतरम जज के खिलाफ कोई हर्जा सराई की जाती है और प्रोपेगेंडा किया जाता है और बगैर सबूतों के ड्रामाबाजी की जाती है, तो हुकूमत का काम है कि वो उनके डिफेंस में आए। क्या हिंदुस्तान का कोई जो है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर या हिंदुस्तानी हुकूमत तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के डिफेंस में नहीं आएगी? मामले में उनके खिलाफ जो कुछ हुआ तो कितने मिनिस्टर उनके दिफा में बोले काजी फायज़ ईसा साहब के मामले में? वेरी ऑनरेबल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। देखिए, वो आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। देखिए, वो एक हुकूमती एक रेफरेंस गया था। देखिए, एक हुकूमती एक रेफरेंस गया था सुप्रीम जुडिशल कमीशन में, काउंसिल में, तो वो तो एक हुकूमती स्टैंड था। उसके हुकूमत के स्टैंड के खिलाफ अगर कोई हुकूमती वजीर आता है तो पहले उसको इस्तीफा देके काबीना से रिजाइन करना पड़ता है। ये भी एक उसूल है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का। लेकिन यहाँ आप दोनों को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? वो तो जो मोहतरम जज साहब हैं जिनका आपने जिक्र किया, उनके खिलाफ एक रेफरेंस आया जो अदालत ने उसको जांचा परखा। लेकिन ये जो दूसरा इशू है वो तो एक प्रोपेगेंडा है। कल आपने कल परसों देखा होगा जिस तरह समा न्यूज में डिस्क्लोज हुआ है कि किस तरह उनकी एक स्पीच से टोटे जोड़ के दिखाया गया। मैं तो समझ रहा था कि आप आज उसको कंडेम करेंगे कि एक साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ इस तरह की ड्रामाबाजियां की जाती हैं और एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है जिसमें तमाम हुकूमत के सारे जो चुन चुन के मुखालिफों को वहां पे बैठाया जाता है। मैं तो समझता हूं कि जर्नलिस्ट को किसी की साइड नहीं, आपकी मैं नहीं बात कर रहा, मैं उस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूं जहां पे वो सारे हुकूमती मुखालिफिन, जिसमें कुछ मैं माफी चाहता हूं लेकिन कुछ अपोजिशन के वो तर्जुमान भी हैं जो बज़ाहिर जर्नलिस्ट के लबादे में बैठे हुए हैं, जो बाकायदा उनके तनख्वाहदार रहे हैं, वो वहां पे आके जर्नलिस्ट बन के हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी और पूरी रियासत के खिलाफ जो बयान खड़ा करते हैं, उनसे कोई ये तो पूछे कभी आपने ये सवाल साबिका रजीम के खिलाफ किए हैं? और ये तो अभी जो साकिब निसार साहब का है वो तो पूरा ड्रामा डिस्क्लोज हो गया है, वो तो बात जो है उनके गले पड़ गई है, उस पर अब क्या बात करें? अली साहब, ये दो तीन टॉपिक्स यहाँ पे मिक्स हो रहे हैं। साकिब निसार साहब की मुबैना ऑडियो की जहां तक बात है तो वो तो फॉरेंसिक देखें यूएस कंपनी से वहां से करवाए गए हैं। जाहिर बात है अगर एक तहकीकात होगी, कोई जुडिशल कमीशन बनेगा, बाकायदा फॉरेंसिक होंगी, तभी एज ए जर्नलिस्ट मैं डिसाइड कर सकूंगा कि ये ऑडियो असली है या नकली है। अगर मैं अपने प्रोग्राम में बैठ के कह दूं कि जी ये क्लिप यहां से उठा है, ये क्लिप वहां से उठा है, मैं उस ऑडियो को असली भी नहीं कह सकता। आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू से कि जी ये जो आई है ये बिल्कुल दुरुस्त है, ये बिल्कुल ठीक है। फिलहाल ना मैं तो उसको जब तक पाकिस्तान की कोई आला अदालत उसको असली नहीं कहती, मैं तो अपने सुप्रीम कोर्ट के जज पे एतबार करूंगा। मैं तो किसी अमेरिका शमरीका यूके शूके पे यकीन नहीं रखता। मैं तो अपने सुप्रीम कोर्ट और उसके जज पे एतमाद करूंगा जब को जो है असली डिक्लेयर नहीं किया जाता। और अब जब वो चीज मीडिया में चल गई है जनाब, वो चीफ जस्टिस साहब की स्पीच से वो जो चीजें वहां चली उसको उठा के वहां लगाया गया, बल्कि उसको साबित करने के लिए तो कल एक और भी चीज चली जो मियां साहब की थी। जाहिर है वो जाली थी लेकिन वो बनाई गई, दिखाई गई कि इस तरह की चीजें बनती हैं। अब तो आपकी टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है। लेकिन एक और भी यहाँ पे सवाल है कि जब भी मरियम साहिबा की और मियां साहब की, नवाज शरीफ साहब की, शरीफ फैमिली की केसेस आते हैं, उससे पहले कोई ना कोई ड्रामा जरूर होता है। हमेशा ये जो है ये सास बहू का खेल जो है ये लोग चलाते हैं। साफ उनको क्यों नहीं आप लोग कहते, वो जो बड़े कोई 30 उमर खान आए थे जो इस सदी के सबसे बड़े जर्नलिस्ट थे, उनसे मैं यहाँ से आपके फोरम से सवाल करता हूँ यार, कोई कलमा पढ़ के बिस्मिल्लाह पढ़ के कोई पानी पी के आप एक रिक्वेस्ट वहां मियाँ साहब से कर देते जो मफरूर थे, जिनको आपने वहां पे फोरम अपना प्लेटफॉर्म दिया कि हुजूर आप मेहरबानी करके तकरीरों की बजाय रसीदें भिजवा दें। अगर खुद नहीं आ सकते रसीदें ही भिजवा दें, बल्कि आना उनको खुद चाहिए। किस तरह मुल्क से एक फरारी मुल्जिम को कोई भी जर्नलिस्ट अपना फोरम दे सकता है एक कंट्रोवर्शियल जगह पे? नहीं, मुझे ये बताइए, इसी फोरम के हवाले से फवाद चौधरी साहब अगर ये कह रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग थी, वही फवाद चौधरी साहब कुछ दिनों पहले कह रहे थे टीएलपी की फॉरेन फंडिंग थी, टीएलपी को आपने हार पहना के घर रुखसत कर दिया, अभी वो इलेक्शन लड़ेंगे। कुछ दिनों बाद यही कहेंगे कि जी टंग स्लिप हो गई थी और आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस की भी फॉरेन फंडिंग नहीं थी। या तो ये है ना कि तहकीकात करें, आपके पास सबूत हो, वरना इतना बड़ा इल्ज़ाम इतना ही बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस पे लगाना नहीं। इंपॉर्टेंट तो किसी के लिए होगी, मैं नहीं समझता कि कौम के लिए कोई बहुत अहम इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस थी। एक कंट्रोवर्शियल शख्सियत की थी, एक बड़ी वकील जरूर होंगी,
नेशनल लीडर नहीं है, जहां उनके सर, चाहने कौम सिर्फ वाले हैं, पीटीआई वहां नहीं है ना, बहुत से बाकी उनको लोग भी क्रिटिसाइज उसमें करने वाले शामिल भी हैं। हैं। वहां सारे जुडिशरी है, हुकूमती बड़े मुखालिफ, वहां एक खास सोच के लोगों को वहां बैठाया गया, वहां हुकूमत के खिलाफ और यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ एक बयानिया खड़ा करने की नाकाम कोशिश की गई, जो अपोजिशन का बयानिया है। लेकिन सारी बातें छोड़ें, मुझे ये बताएं, वहां बड़े आईन और कानून को मानने वाले थे, तो आईन और कानून के मानने वालों से ये सवाल है कि हुजूर आप उनको क्यों नहीं कहते कि एक कानून और आइन से फरार एक शख्सियत जो है, जो मोहतरम साबिक वजीर आजम हैं, उनको किसी ने कहा वहां पे कि आप आके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हों ताकि आप सुरखरू हो और आप जो है जो आइन आपसे जो डिमांड करती है वो पूरी हो। वहां पे बैठ के जो है बयानी बनाए जा रहे हैं, अपनी सियासत की जा रही है। क्या क्या तो मेरा सवाल तो ये है कि क्या कलम की हुर्मत ये रह गई है, क्या कलम की हुर्मत ये रह गई है कि अदालत से मफरूर एक मुल्जिम के लिए कलम जो है इस्तेमाल किया जाए? अली साहब, अगर वो आते हैं, अगर वो आते हैं वो अपना कद बढ़ाएंगे, लेकिन अगर नहीं आते और यहाँ पे कुछ लोग अपना प्लेटफॉर्म देते हैं, ये छोटा सा सवाल करने दीजिए, ठीक है, अलहदा अपना प्लेटफॉर्म करें, अलहदा अपना प्रोग्राम करें, वहां पे सियासी लीडरान को लाके उनका सियासी एजेंडा क्यों पूरा किया जाता है? इस मुल्क का कौन सा आइन या कानून या कौन सी शिक एक साबिक वजीर आजम को ना बुलाने से या उनको तकरीर करने से या उनका लेक्चर करने से सुनती है? या कौन सा अदालती फैसला जिसमें कहा गया हो कि आप नवाज शरीफ को इनवाइट नहीं कर सकते? मैं आपको बताता हूं, अगर आप लोगों को आइन और कानून का नहीं पता, आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए कि जब अदालत सर वो है, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं ना, पार्लिमानी उमूर के आप मिनिस्टर हैं मेरे भाई, वो मफरूर होता है, मुल्क से फरार है, उसको अदालत बुला रही है। जितना भी पाकिस्तानी है, चाहे वो सरकारी शख्स है, चाहे वो कलम का मजदूर है, चाहे वो कैमरे का जो है मजदूर है, जो जितने भी लोग इस फील्ड में काम करते हैं, हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने अपने अदलिया और अपने आइन के साथ खड़ा होना है। और आपका अदलिया और आपकी आइन उनको बार बार जो है मफरूर डिक्लेयर कर चुकी है, वो नेशनल नेटवर्क पे नहीं आ सकते। या फिर ये राइट पाकिस्तान के हर मफरूर को दें, जो पाकिस्तान में कत्ल करता है, जो पाकिस्तान में अगवा करता है, फिर मफरूर होता है, क्या आप उसकी राइट देंगे कि आपके कैमरे पे आ सके? क्या किसी दहशतगर्द को, आदिल शाह ज़ैब साहब, किसी मफरूर को, किसी कातिल को जो अदालत से मफरूर हो, उस पे साबित नहीं हो, उस पे साबित आप उनको अपना प्लेटफॉर्म देंगे, आप उनको न्यूज पे बैठा के इंटरव्यू करेंगे, जो पाकिस्तान की अदालतों से मफरूर हो, जो पाकिस्तान की आइन से बागी हो। हम आपकी बातें सुनते थे, आपकी बात करते थे। मुस्लिम यार मेरा लीडर तो मफरूर नहीं था, वो तो सुप्रीम कोर्ट 8-9 महीने जाके अपनी रसीदें पेश करके आया था मेरे बड़े भाई। आप मुझे वो शिक बता दें, आप मुझे वो शिक बता दें जिसके तहत नवाज शरीफ जो है वो स्पीच नहीं कर सकता, उसको नहीं बुला सकता, या अदालती फैसला कोई एक आर्टिकल का कोई वो दिखा दें, कोई एक मुझे बता दें। आप आईने पाकिस्तान निकालें, आप आईने पाकिस्तान निकालें, आपके पास कॉपी है, निकालें आप आईने पाकिस्तान। सर मैं इधर बैठ के मैं फोन पे तो आईने पाकिस्तान निकाल सकता हूं, लेकिन आप बता दें ना। चले मैं आपको पढ़ देता हूं, मुझे आप मेरे से ज्यादा काबिल हैं, लेकिन आप वैसे मेरे छोटे भाई भी हैं, पढ़ देता हूं आपको, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। आईने पाकिस्तान से ऊपर एक किताब है पाकिस्तान में, वो है कुरान अजीम शान, ठीक है जी। तो मुल्क चलाने के लिए आईने पाकिस्तान सबसे सॉवरन, सबसे सुप्रीम लॉ है, इसको तो मानते हैं ना जी? ठीक है, बिल्कुल, बेशक सब मानते हैं हम। आप जो राइट मफरूर मियां नवाज शरीफ साहब को देने पे मुसर हैं, और आपके कुछ और दोस्त भी, तो उन पे मेरा मैं आपसे आर्ग्यूमेंट कर रहा हूं ना, मैं आपसे पूछने का हक तो रखता हूं ना। उसी पे आ रहा हूं, मुझे बोलने दे, थोड़ा सा मुझे अपना फोरम यूज करने दे। और सर मियां साहब को इतना आप लोग फोरम जनरलाइज ना करें ना। अपने एक अदना मुजरिम, अपने एक अदना जो है मेहमान को मुजरिम मैंने कह दिया, उसको भी मौका दें। देखें, मेरा नुक्ता यह है कि अगर एक मफरूर को मौका देंगे, फिर सब मफरूरों को मौका दें। और जो आइन से बागी हैं, आइन से बागी सिर्फ वो नहीं है जो कत्ल मुकातला करता है, जो अदालत बुलाती है और नहीं आता वो आइन से बागी है। आर्टिकल 19 के तहत आपने मियां नवाज शरीफ को वहां उस फोरम पे, आपसे मतलब कोई लोग, आपने तो नहीं किया, जाहिर है, वो जिन जर्नलिस्ट जो नाम निहाद वहां इकट्ठे हुए थे, कुछ उसमें अच्छे भी थे बेचारे, पत्नी कैसे उधर चले गए, लेकिन जो उनमें कुछ लोग ऐसे जरूर थे जो मियां साहब के रिमोट कंट्रोल पे चलते हैं। मैं साफ साफ करी करी बात कर रहा हूं। आपने जब उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच पे मौका दिया कि मियां साहब वहां बोलें, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का आर्टिकल 19 मैं पढ़ देता हूं, और उन सब लोगों से फिर सवाल है, उन सब की क्रेडिबिलिटी पे और उनकी कलम की हुर्मत पे भी सवाल है। अली भाई प्लीज जल्दी से जवाब दे दे, मुझे ब्रेक लेनी है प्लीज। मैं बिल्कुल आपका जवाब सुन रहा हूं, जल्दी से सुन लें। Every citizen shall have the right to freedom of speech and expression, ठीक है जी, and there shall be freedom of press subject to any reasonable restriction imposed by law in the interest of the glory of Islam or the integrity, security or defense of Pakistan
or any part thereof, friendly relations with foreign state, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, commission or incitement to an offense. आप मुझे ये बताएं, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है कि अदालत आपको बुलाए और आप मफरूर हो, बागी हो? तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो है आर्टिकल 19 वहां पे ये एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, उसमें कुछ अली मोहम्मद खान साहब, इस पर मेरे पास मुदल्लल जवाबात हैं, लेकिन फोरम नहीं ब्रेक हो चुका है से अदालत से। मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूं इस डिबेट बढ़ाएंगे। अली मोहम्मद खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त हुए चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद पीडीएम ने आज एक और तारीख दे दी है। शायद खकान अबाई साहब साबिक वज़ीर आज़म हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। आज पीडीएम के इजलास में ऑडियो लीक्स पर सख्त मौक़िफ़ के अलावा और भी अहम फैसलों की सरगोशियाँ हो रही थी, जिसमें इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च, असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होना, 2022 में आम इंतखाबात के मुतालबा करवाना, जबकि हालिया कानून साजी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना। लेकिन कई घंटे जारी रहने वाले इजलास, इस सरबराही इजलास के बाद भी कोई ठोस हिकमत अमली सामने नहीं आ सकी और अब मामला 6 दिसंबर को होने वाले एक और अहम इजलास तक लटका दिया गया। सरबराही 6 को दोबारा होगा। मुशावरत के बाद कुछ तजावीज़ मुरतब करेगी। वो तजावीज़ 6 दिसंबर के इजलास में पार्टी सरबराहान के सामने पेश की जाएंगी और फिर इंशाअल्लाह हतमी पॉलिसी और इंतहाई अहम ऐलानात किए जाएंगे। यानी पीडीएम का एक और इजलास एक बार फिर नई तारीख पर तमाम हुआ। पीडीएम का ये नया मौक़िफ़ पुराने मौक़िफ़ का ही तसलसल है। उसमें हुकूमत का तो अब तक कुछ नहीं बिगाड़ पाए, उल्टा अपोजिशन इत्तेहाद में दरार के सबब जो है वो हमें नज़र आए। कुछ इतलात के मुताबिक आज के इजलास में हतमी फैसला सामने न आने की एक वजह मौलाना साहब की जानिब से असम्बलियों से इस्तीफ़ों की ज़िद पर एक बार फिर इत्तेफाक़ी राय ना होना था। ये वही ज़िद है जिस पर पीपल्स पार्टी ने पीडीएम से अलहदगी इख्तियार की और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वोट भी गिलानी साहब ने लिए। अब कुछ इतलात के मुताबिक नून लीग भी जो है वो फ़िलहाल इस पर कन्विंस नहीं दिख रही कि असम्बलियों से इस्तीफ़े दिए जाएँ। यानी अपोजिशन का ये इत्तेहाद एक तरह से बंद गली में आ पहुंचा। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है नाज़रीन, मैं क्यों समझता हूँ, हैरान कुन बात यह कि अपोजिशन एक बड़े आसान हदफ को टारगेट नहीं कर रही जिस पर सवालात उठते हैं। हुकूमत को ठीक ठाक नुकसान पहुंचा सकती है। सेनेट में अक्सरियत होने के बावजूद चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब जो हैं वो बैठे हुए हैं। उनके खिलाफ अदम एतमाद लाने के लिए अपोजिशन बिलखुसूस पीपल्स पार्टी तैयार नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब यह भी कहा जा रहा है कि पार्लिमान के अंदर हम बिल्कुल हमारा इत्तेफाक राय मौजूद है। मैंने कमर जमान कायरा और खुर्शीद शाह साहब के सामने यही सवाल रखा कि अगर आप वाकई इमरान खान को घर भिजवाने के लिए तैयार हैं और उनको घर भिजवाना चाहते हैं तो क्यों ना चेयरमैन सेनेट से शुरू किया जाए, जहां अपोजिशन जो है वो अक्सरियत में है। और अब 20 नवंबर का जादुई हिंसा भी गुजर चुका है। उनके जवाबात सुन रहे हैं। पीपल्स पार्टी पार्लियामान के अंदर अदम एतमाद की बड़ी वकील रही है और इमरान खान के खिलाफ ऑब्वियसली जदोजहद की। तो क्या अब पीपल्स पार्टी समझती है कि सेनेट में जहां अपोजिशन की अक्सरियत है, संजरानी साहब के खिलाफ अदम एतमाद अब आ जानी चाहिए ताकि यह भी पता चल जाए कि मामलात न्यूट्रल हो चुके हैं या नहीं? संजरानी साहब का इशू 2 है। एक कि हम ऑलरेडी कोर्ट में गए हुए हैं और हमारा केस लगा हुआ है। हमने अर्ली हियरिंग की भी दरखास्त दी हुई है। जो काम वहां से हो सकता है वो देखना चाहिए। दूसरा, संजरानी साहब को फर्ज करो अदम एतमाद के जरिए हटा दिया जाता है तो हुकूमत अपनी जगह कायम रहती है। तो हम उस जगह पे अटैक करना चाहते हैं जहां से हुकूमत जाए, क्योंकि मसला हुकूमत है। संजरानी साहब तो मसले का एक छोटा सा पुर्जा है। अपोजिशन क्या कर रही है? कोई कंक्रीट काम ऐसे कि जिससे पता लगे कि जी ठीक है, इमरान खान से गवर्नमेंट नहीं चल रही तो हम जाके सेनेट में हमारी अक्सरियत है वहां से स्टार्ट लेते हैं, संजरानी के खिलाफ अदम एतमाद ले आते हैं, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद ले। वो हमें कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जो आप बड़े सियाने हैं, एक बात भी खुद करते हैं और फिर मुझसे सवाल भी खुद करते हैं। मुझे तो अमीन लियाकत क्या कर रहा है और हर शख्स के कह रहा है और ये एक ने नहीं बहुत से कहा और फिर बताएं कि हम इनकलाब तो नहीं ला रहे ना, हम डेमोक्रेटिक इनकलाब लाना चाहते हैं,
हम खुदा न खासा वो इनकलाब नहीं लाना चाहते। अच्छा, बिटवीन द लाइन सही, लेकिन आपने अब मुझे जवाब दे दिया। ठीक। अच्छा नाज़रीन, इसके अलावा भी मैंने खुर्शीद शाह साहब से एक और अहम सवाल पूछा कि पीपल्स पार्टी का PDM छोड़ना, क्या उसके बाद पीपल्स पार्टी वाज बेटर ऑफ? क्या पीपल्स पार्टी ने सियासी तौर पर नुकसान उठाया और PDM ने भी उठाया? ये भी सुन लें। तो मतलब पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुंचा, हमारी पीपल्स पार्टी को भी नुकसान पहुंचा, PDM को भी नुकसान पहुंचा। अच्छा, ये क्रेडिट हमें शहबाज शरीफ को और चेयरमैन बिलावल को देना चाहिए। अब नाज़रीन इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। शाहिद खाकान अबाई साहब साबिक वज़ीर आज़म हैं, नून लीग के सीनियर नायब सदर भी हैं और सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार आसमा शिराजी भी हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगी। अबाई साहब, क्या आज मौलाना साहब चाह रहे थे कि इस पर इत्तेफाक राय पैदा हो कि इस्तीफ़े दे दिए जाएँ जब भी लॉन्ग मार्च का ऐलान हो, लॉन्ग मार्च के साथ ही, या ये सिर्फ मीडिया के टिकर्स हैं? ये सिर्फ मीडिया के टिकर्स हैं। आज जो कल स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ था, आज उसकी सिफारिशात को कंसिडर किया गया कि अगला लाइमल क्या होगा। PDM इक़्तिदार की हसूल का रास्ता नहीं है। सबसे पहली बात ये समझने की है, ये इक़्तिदार की जंग नहीं है, कोई सौदा करके इक़्तिदार में आने वाली बात नहीं है। वो अगर करना होता तो बहुत पहले हो चुका होता। ये बात है मुल्क के मसाइल के मुस्तकिल हल की, और वो हल है आइन के अंदर। तो हमारी कोशिश ये है, ये तहरीक जो है उसका एक मकसद है कि मुल्क के निज़ाम को आइन के मुताबिक किया जाए। अगर हम आज खुद वो निज़ाम जो आइन के मुताबिक नहीं है उसका हिस्सा बनने की कोशिश करें तो फिर मामला कैसे आगे चलेगा। यही बात तो मौलाना साहब भी आज कह रहे हैं कि जी या मज़ामत कर लें या मफाहमत कर लें। नहीं, मुफाहमत है नहीं। मैं माज़रत से कहूँगा, जब आइन तोड़ा जा रहा तो मुफाहमत नहीं होती। अच्छा, आप समझते हैं कि इस्तीफे दे देने चाहिए जब भी लॉन्ग मार्च का ऐलान हो जाए? जी, इस्तीफे का वक्त, उसका तरीका, उसका इस्तेमाल, ये आप उस तहरीक पर छोड़ दें। ये बेमकसद नहीं होते। इनका एक मकसद, एक हसूल होता है कि क्या आपको हासिल होगा, उसका क्या असर होगा मुल्क की सियासत पर, मुल्क के पार्लिमान पर, मुल्क के निज़ाम पर। इसीलिए जब पिछले साल इसी साल के शुरू में एक मौका था जब पीपल्स पार्टी भी थी, अगर उस वक़्त आधी अपोजिशन अलहदा हो जाती निज़ाम से, निज़ाम ना चल पाता। बहरहाल वो नहीं हुआ, वो तारीख का हिस्सा बन गया। अब हमने पीपल्स पार्टी इस तहरीक में नहीं है, हमने इस्तीफ़े का ऑप्शन या लॉन्ग मार्च का ऑप्शन, इसको हालात को देखकर, हालात के उसके मुताबिक इसको इस्तेमाल करेंगे। यही मुशावरत तमाम जमातें करेंगी। क्या ये फैसला 6 दिसंबर को होगा? जी, उम्मीद है कि 6 दिसंबर तक मुशावरत करके हम किसी हतमी फैसले पर पहुंच यानी 6 दिसंबर को एक और तारीख भी दी जा सकती है? जी, तारीख इसमें उजरत कोई नहीं होती। किया वो जाता है जिससे असर हो। ठीक, बगैर असर के कोई काम करने का मकसद नहीं है। अच्छा। उसके नुकसानात, फ़वाइद सब देखे जाते हैं। अब भाई साहब, आपसे एक सवाल, लेकिन सवाल मैं ब्रेक से पहले करके जा रहा हूँ, ब्रेक के बाद आपसे जवाब लूंगा कि आप क्यों समझते हैं कि क्यों ओपोजिशन जो है वो कोई ख़ास एक असर अवाम पर नहीं रख पा रही, या जिस तरह हमने देखा कि इमरान साहब की ओपोजिशन पर तनकीद ज़रूर हुई कि 126 दिनों का धरना कर दिया, लेकिन वो लग रहा था कि अवाम की नब्ज़ पर उन्होंने हाथ रखा हुआ है, महंगाई के लिए वो रोडों पर निकल आते। वो चीज़ हमें इस ओपोजिशन में क्यों नज़र नहीं आ रही? ब्रेक के बाद शाहिद खाकान अबाई साहब से गुफ्तगू। वेलकम बैक नाज़रीन। साबिक वज़ीर आज़म और नून लीग के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अबाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अबाई साहब, ब्रेक से पहले एक सवाल आपके पास छोड़ के गया कि इमरान खान की 35 रुकनी अपोजिशन, 35 लोग थे उनमें, वो क्यों लग रहा है कि वो ज़्यादा हावी है PDM पे, जो जिस तरह के उन्होंने जलसे जुलूस और धरने उन्होंने दिए और आवाम की जो वो बात करते थे, बात आप भी करते हैं, लेकिन उस तरह अमल, जलसे जुलूस, हिसाब किताब कोई कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। आप जानते हैं इसका जवाब, मुझसे सवाल कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह आज हुकूमत हकीकी नहीं है, ये एक मसनूई हुकूमत है जो एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से कायम की गई थी। इस तरह वो जो अपोजिशन थी वो भी एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट की अपोजिशन थी। वहाँ पर धरना कराया गया, वहाँ पर मीडिया को कंट्रोल किया गया, 4.5 महीने 24 घंटे वहाँ से हर किस्म की बात दिखाई गई, PTV पर हमला किया गया, मीडिया को हुक्म दिया गया कि तुमने ये दिखाना है। आज मीडिया को हुक्म दिया जाता है कि अपोजिशन की बात नहीं दिखानी।
फलाना इवेंट नहीं दिखाना। अभी भी है कमालदार, अब तो जादुई तारीख गुजर गई है, अब तो तारीख का कोई मकसद नहीं है। अच्छा। आज भी अहकामात हैं, कुछ आप खुद बता दें। मेरा नहीं ख्याल कुछ बदलेगा, जब बदलेगा आपको नजर आ जाएगा। जिस दिन बदलेगा हुकूमत नहीं रह सकती। ठीक, बड़ी सीधी बात। अच्छा, चेयरमैन सेनेट तो अपोजिशन जो है अपना काम कर रही है। पार्लिमानी निज़ाम में अपोजिशन यही करती है, खराबी की निशानदेही करती है, उनकी वजूहात बयान करती है और हल देती है। और हमने वजह जो है मुल्क की, आज जो मुल्क की बदनामी हो रही है, जो महंगाई है, जो अवाम तकलीफ में है, जो गुर्बत है, जो मईशत तबाह है, उसका सिर्फ एक वजह है और वो 2018 के इलेक्शन की चोरी है। उसका वाहिद हल है कि आज मुल्क में फौरी और शफाफ इलेक्शन कराएं, इसका और कोई रास्ता है नहीं। अच्छा, उसके लिए आपके पास एक वे फॉरवर्ड भी है ना, आप सेनेट से शुरू करें, नंबर गेम आपके पास पूरी है, संजरानी साहब को घर भिजवाएं। मेरे भाई, संजरानी साहब को घर भिजवाना मकसूद नहीं है यहाँ पर। मैं यही कहा, जिस मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक ना चल रहा हो उसमें आप क्या कर लेंगे? आपके सामने हुआ है ना, एक हफ्ता हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं थी जॉइंट सिटिंग में, 5 दिन बाद अक्सरियत हो गई। ये वो करिश्मे हैं जो इस मुल्क में पैदा होते हैं। ये टेलीफोन का असर है। इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। आप इस तरीके से, इस तरह तो भाई साहब फिर आप 23 के इंतखाबात का इंतजार करें, इंतखाबात में ही बस अपना, इंतखाबात में कुछ नहीं मिलेगा, मजीद तबाही मिलेगी। हम यही बात कर रहे हैं, हम इंतखाबात का इंतजार नहीं कर रहे। हम तो हल दिया आपको कि मुल्क के आज मुश्किलात का, अवाम की तकलीफ का वाहिद हल है कि इस मुल्क को पाकिस्तान की तारीख के पहले हकीकी इलेक्शन दे दें। वरना आप 100 इलेक्शन करा लें, 23 में करा लें, 28 में करा लें, 33 में करा लें, मुल्क मजीद जवाल वजीर होगा। अच्छा, ये जो कहा जा रहा है कि जी ऑपरेशन टारगेट संजरानी का आगाज होने वाला है, नून लीग ये चाह रही है, पीपल्स पार्टी थोड़ा सा कतरा रही है, लेकिन ये एक टेस्ट केस होगा कि जी देखें कि मामलात कितने हद तक न्यूट्रल हो चुके हैं, और संजरानी अगर घर चला जाता है तो उसके बाद फिर मामला ही नहीं। ये मेरा जवाब उन लोगों को है जो कहते हैं कि अदम एतमाद मसले का हल है। नहीं, ऐसी कोई तजवीज है मेरे पास नहीं। मैं तो हमेशा कहता हूँ, जिसको शौक है तो सबसे आसान टारगेट सेनेट है, जहाँ पर आपके पास पता नहीं 54-55 मेंबर होने चाहिए। उसको आजमा के देख लें। आजमाना चाहिए आपके ख्याल में? जी, आजमाना चाहिए, नून लीग को आजमाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, उसकी आजमाना, मेरे नज़दीक आजमाना मकसद, उसका कोई मकसद नहीं है। मैं तो उनको कहता हूँ जो शौक, जो अदम एतमाद की बात करते हैं, कि अपना शौक पूरा कर लें, आपको नज़र आ जाएगा कि मुल्क की हक़ाइक़ क्या हैं। देखिए, मुल्क का निज़ाम अगर आइन के मुताबिक नहीं होगा, फिर अदम एतमाद कहाँ से आइन के मुताबिक होगा? लेकिन अब भाई साहब, पार्लिमान के अंदर तो ये बताया जाता है कि सारी अपोजिशन एक पेज पे है, इकट्ठे हैं। हम जॉइंट सेशन में भी हमने देखा, तो फिर सेनेट में भी अगर यही मामला है, सेनेट भी इकट्ठे हैं, तो शहबाज साहब और बिलावल को एक टास्क दे दें, और वो भी पार्लिमानी लीडर वो हैं। मैंने टास्क नहीं देना, वो खुद लीडर है, खुद हालात को समझते हैं। बतौर अपोजिशन उनको एक टास्क दे दिया जाए। देखिए, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि जिस मुल्क का निज़ाम ही आइन के मुताबिक ना हो, आप उसमें आइनी तरीके से अदम एतमाद कैसे करेंगे? ये सारी हकीकत है इस बात की। ठीक, अच्छा, जाते हुए भाई साहब ये बताएं कि आज मौलाना साहब ने कहा कि जी अदलिया पर उन्होंने काफ़ी बड़े सख्त सवालात उठाए कि उनको अपना एतमाद अपने किरदार से बहाल करना होगा जी। अब ये जो एफिडेविट आया या जो एक मुबैना ऑडियो लीक सामने आती है, ये तो करंट जुडिशरी के साथ इसका कोई लेना देना है नहीं, तो मौजूदा जुडिशरी को कैसे अपने किरदार से बहाल करना होगा? साकिब निसार साहब पर सवालात उठ रहे हैं। अगर आप ही इन चीज़ों को लेके अदलिया में चले जाएं कि जी इसका फैसला कर लें, तो बड़ा आसान हो जाएगा ना। मैं इसमें फरीक नहीं बनना चाहता, ना मैं फरीक हूँ। इसका तो मुझ पर असर हो रहा है ना। हाँ। अगर मुल्क में अदल का निज़ाम है, ये वही अदलिया है जिसने एक प्राइम मिनिस्टर को रिमूव किया था अकामे की फीस ना लेने पर, सो मोटो नोटिस पे। आज उसी अदलिया के चीफ जस्टिस की बात सामने आई है, साकिब निसार साहब की बात सामने आई है कि वो अदल के निज़ाम में इंटरफियर कर रहे हैं, वो कन्विक्शन करा रहे हैं, वो बेल मनसूख करा रहे हैं, वो इलेक्शन के अंदर सरअंदाज हो रहे हैं। ये मामूली बातें नहीं, हम इसको बड़ा लाइटली लेते हैं। वो कोई कहते जी वो वीडियो इधर से आ गया, ऑडियो उधर चला गया। चाहिए इस पे जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए या अदलिया उस पे सो मोटो ले? मैं यही कह रहा हूँ कि आप जिस तरीके से भी अदल के निज़ाम पर अवाम का एतमाद बहाल कर सकते हैं, ये आज इम्तिहान अदलिया का है। ये बड़ी सीरियस बात है
कि जिस मुल्क का चीफ जस्टिस खुद कानून तोड़ रहा हो, आइन तोड़ रहा हो, वहाँ क्या रह जाता है? और उसको होना चाहिए। चलें, शाहिद खकान भाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त एक ब्रेक का, जिसके बाद सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार आसमा शिराजी साहब हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले शाहिद खकान भाई साहब से तफसीली गुफ्तगू हुई और सवालात यही थे, और मैंने अपने जो उससे पहले इब्तिदाइया था उसमें भी यही सवालात उठाए कि हर तारीख के बाद तारीख, तो अगर पीडीएम कह रही है कि इमरान खान से मुल्क नहीं चल रहा, तो आप क्या दे रहे हैं? कोई पॉलिसी दे रहे हैं, कोई कंक्रीट ऐसे कि जी हमने ये फैसला कर लिया है, हमने उस पर तय करना। और उसका सबसे आसान जो है, अब सेनेट में अपोजिशन जमातों की, और ये हमें बार बार कहा जाता है कि एटलीस्ट पार्लिमान की हद तक, शहबाज शरीफ साहब भी यही कहते हैं, बिलावल साहब भी यही कहते हैं कि हम इकट्ठे हैं, अपोजिशन में कोई दरार नहीं है। तो आप संजरानी साहब के खिलाफ अदम एतमाद ले आएँ, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। उस पर भी कोई क्लैरिटी नहीं है। मौलाना साहब कह रहे हैं, अभी भी बज़िद हैं कि जी इस्तीफ़े देने हैं, लॉन्ग मार्च करने हैं। नून लीग उस पर कोई ज़्यादा कन्विंस नज़र नहीं आ रही। ये होने क्या जा रहा है, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। सीनियर सहाफ़ी और कॉलमिस्ट आसमा शिराजी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आसमा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एक और तारीख पीडीएम की, एक तरफ हम ये सुनते सुनते अवाम से भी और अपोजिशन से भी कि इन लोगों से मुल्क नहीं चल रहा, लेकिन इनसे अपोजिशन नहीं चल रही। एक इससे पहले 2-3 दिन पहले पेशावर में एक ऐसा उनका जलसा हुआ कि उसकी तादाद पर काफ़ी सवालिया निशान उठे। तो इसका मतलब क्या ये लिया जाए कि अवाम में ओपोजिशन का या पीडीएम का बयानिया भी गैर मकबूल हो चुका है? मेरा नहीं ख्याल कि बयानिया गैर मकबूल हुआ है। मेरा ये ख्याल है कि अवाम को बार बार एक चीज़ जो पीडीएम कहती है और फिर वो नहीं करती है, उससे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है। मतलब स्ट्रेटजी और हिकमत अमली जो है पीडीएम की, उसके अंदर ज़रूर कमज़ोरियाँ, लूपहोल्स नज़र आते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मौलाना बहुत ज़ीरक सियासतदान है, बहुत बड़े सियासतदान है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि PMLN मकबूल पार्टी है अगर देखा जाए उस एतबार से और सर्वेस के एतबार से भी। और बयानी का भी कोई मसला नहीं है। मसला हिकमत अमली, लाए अमल और टाइमिंग का है। मसलन अब बार बार अगर आप ये कहेंगे कि हम इस्तीफ़े देंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, तो फिर एक ऐसा वक्त आता है कि जब आवाम आपके साथ जो है वो जुड़ती नहीं है, बल्कि वो आप पे यकीन करना छोड़ देती है। और एग्जैक्टली यही हुआ जो हालिया पिछला संडे को जो जलसा हुआ है, जिसमें कि पीडीएम की सारी क़यादत मौजूद थी, लेकिन अवाम उसके अंदर मौजूद नहीं थे। अच्छा आसमा, ये बताइएगा कि एक जादुई तारीख का बताया गया कि जी सब कुछ चेंज हो जाएगा, सियासी हालात, चूंकि नोटिफिकेशन को जिस तरह खान साहब ने मिस हैंडल किया, बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। ओपोजिशन को भी काफ़ी उम्मीद पैदा हो गई थी, 2 बिलों में हुकूमत को शिकस्त हुई, लेकिन उसके बाद जो जॉइंट सेशन में हुआ, क्या कुछ चेंज हुआ है या वो एक सफ़ा जो है टेप से सही लेकिन दोबारा जुड़ चुका है? देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि वो सफ़ा जुड़ा है, लेकिन वो सफ़ा अलग भी नहीं हुआ है। अब वो जो बैनमैन की सिचुएशन है, क्योंकि दोनों अतराफ़ के जो लोग हैं वो सिचुएशन को देख रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट या जिसको हम कहते हैं कि एक जो साइड ले चुकी है, वो उस सिचुएशन को भी देख रही है या उस सिचुएशन के अंदर भी अपने आप को प्रिवेल करने की कोशिश कर रही है। और उनके लिए भी बहुत आसान नहीं है कि फ़ौरी तौर पर उस शख्स को या उस सेटअप को जिसके लिए कि उनकी बहुत ज़्यादा उसके अंदर एफ़र्ट्स हैं, उसको भी एक तरह से पीछे छोड़ दे, और दूसरी तरफ जो है वो फ़ौरी तौर पर एक और टीम को जो भी तैयार किया जाए और वो उसको रिप्लेस करे। ये सिर्फ एक कहने की बातें होती हैं, इसके ऊपर अमल दरामद करना बहुत मुश्किल होता है। एक गवर्नमेंट जो है वो 5 साल कोई नजर भी नहीं आ रही, वो एज सच हमें कोई टीम नजर नहीं आती। अगर आप पीपल्स पार्टी से बात करें तो वो ये कहते हैं कि हम किसी डील का हिस्सा नहीं बनेंगे। PMLN से बात करें तो वो कहते हैं कि हम किसी डील का हिस्सा नहीं बनेंगे। मगर डील के अलावा चूंकि नंबर्स की बात थी, जैसे कि आप कह रहे थे, और पार्लियामेंट के अंदर ही नंबर गेम जो है वो उस पर काम हो सकता है, उसी को ही टेस्ट केस बनाया जा सकता है। और उसके लिए पीडीएम के अंदर भी और अपोजिशन के अंदर भी एक इख्तलाफ मौजूद है। मेरा ख्याल है कि उसमें शहबाज शरीफ साहब या फिर जो पार्लिमानी जमात है PMLN की, उसके अंदर और पीपल्स पार्टी में कोई इख्तलाफ मौजूद नहीं है। लेकिन जब पीडीएम अलग काम करेगी, पार्लिमान की 22 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी अलग काम करेगी, तो एक लाए अमल का जो एक तसादुम है, वो एक तसादुम और वो जो कॉन्ट्रडिक्शन है, वो जो तजाद है, वो वहाँ पर रहेगा कि आया वो पार्लिमानी जमातें एग्जैक्टली वो नज़र भी आ रहा है कि कहाँ किस प्लेटफॉर्म के ऊपर कौन सा फैसला किया जाए कि जो सबके लिए काबिल को। ठीक, अच्छा आसमा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और अहम आपने जो पॉइंट उठाया, फिर इसी पर मैंने फिर अबाजी साहब से भी बात की कि चलें ठीक है, पार्लियामान के अंदर तो लेट्स एग्री कि जी कोई
आपस में इख्तिलाफ राय नहीं है, एटलीस्ट बिलावल साहब और शहबाज साहब की हद तक, तो क्यों ना आप सादिक संजरानी के खिलाफ अदम एतमाद लें? आपको पता भी चल जाएगा कि न्यूट्रलिटी है नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इस पर क्यों मतलब कुछ झिझक सी नजर आ रही है? देखिए, संजरानी साहब एक डायरेक्ट कैंडिडेट के तौर पे सामने आते हैं। संजरानी साहब के ऊपर एक बहुत बड़ा एक ठप्पा है कि वो एक इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज़्यादा करीब है, लिहाजा उसको छेड़ने से पहले ऐसे महसूस होता है कि अपोजिशन उसको छेड़ने से पहले नेशनल असेंबली के अंदर वोट को टेस्ट करना चाहती है। बल्कि अभी मैंने ये सवाल पूछा था खुर्शीद शाह साहब से भी, तो वो ये कह रहे हैं कि हम नेशनल असेंबली से क्यों ना शुरू करें, हम यहाँ से डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के खिलाफ जो है वो नंबर्स गेम को उसमें क्यों ना उनको लेके आएँ, फिर हम उसके चेयरमैन सेनेट तक जाएंगे। और ऑलरेडी चेयरमैन सेनेट वाला मामला जो है वो अदालत के अंदर भी मौजूद है। सो एक तरह से ये एक टेस्ट केस के तौर पे जहाँ पे नंबर इम्पॉर्टेंट है यानी नेशनल असेंबली, उसको ये आजमाना पहले चाहते हैं पीपल्स पार्टी वाले। पीएमएलएन ये कहती है कि नहीं, आप पहले चेयरमैन सेनेट के खिलाफ लेके आए। हो सकता है कि पीपल्स पार्टी, मेरा ये तज्जिया है कि हो सकता है पीपल्स पार्टी चाह रही हो कि एक डायरेक्ट कैंडिडेट जो है उसको पहले ना आजमाया जाए, बल्कि एक इनडायरेक्टली जो हाउस है, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, और फिर नंबर्स गेम के साथ थकाया जाए पार्लियामान के अंदर जमात को। और हमने देखा कि पहले भी जब अददी एतबार से प्रेशर में आई थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, तो उसमें उनको एक प्रेशर वो महसूस भी हुआ था और वो सबने महसूस भी किया था। तो ये स्ट्रेटजीज का फ़र्क है, दोनों जमातों का गोल एक ही है कि आप टफ टाइम दें। उस पार्लियामान ही बेहतर जगह है जहाँ पे टफ टाइम दिया जा सकता है, और उसके लिए अपोजिशन को अब ज़ाहिर एक सफ़े पे आना चाहिए, एक सफ़े पे आना चाहिए। आसमा शिराजी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपकी फीडबैक रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाह। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।